हाँ तो बच्चों, या फिर अब हमारा अगला टॉपिक है वो है अल्फा शेयर। अल्फा के बारे में पढ़ेंगे। अल्फा, तो अल्फा के बारे में पढ़ें उससे पहले देख लेते हैं अल्फा कण की प्रकृति कैसी होती है, पॉजिटिव। अल्फा कण कैसा होता है, कैसा होता है, धनावेशित, और ये एक हीलियम का परमाणु होता है, हीलियम का परमाणु होता है जिसकी द्रव्यमान संख्या 4 गुना होती है। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 4 गुना होती है। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2He4, इसे 2He4 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई अपने पास जैसे अस्थायी क्या है, नाभिक है। नाभिक कैसा है अपना, अस्थायी। तो सुनिए, किसी अस्थायी नाभिक से यदि अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो उसे अल्फा क्षय कहते हैं। यदि किसी अस्थायी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अल्फा क्षय कहलाती है। और अल्फा कण कैसे होते हैं, धनावेशित प्रकृति के होते हैं। यह हीलियम का परमाणु होता है जिसका द्रव्यमान संख्या कितनी गुना होती है, 4 गुना होती है। और इसे 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आगे अब लिखिए, अल्फा क्षय डाल दिया आपने। टॉपिक का नाम क्या है अपना, अल्फा क्षय। अल्फा क्षय, और लिखिए इसके नीचे, अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है। अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है जो हीलियम का एक परमाणु होता है, जो हीलियम का एक परमाणु होता है तथा द्रव्यमान संख्या 4 गुना होती है, तथा द्रव्यमान संख्या 4 गुना होती है। इसे 2He4 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, 2He4 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन से एरो डाल के लिखिए, यदि किसी अस्थायी नाभिक से अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, तो यह प्रक्रिया अल्फा क्षय कहलाती है। तो यह प्रक्रिया अल्फा क्षय कहलाती है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है जो एक हीलियम का परमाणु होता है जिसकी द्रव्यमान संख्या 4 गुना होती है, जिसे 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट लाइन में डाल के क्या लिखा हम लोगों ने, यदि किसी अस्थायी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो यह प्रक्रिया अल्फा क्षय कहलाती है। अब जो इसकी वो है इक्वेशन वो देख लेते हैं हम लोग। ये कोई पार्टिकल है हमारा जिसकी द्रव्यमान संख्या A और प्रोटॉन की संख्या Z है। ये विघटित होता है तो किस में जाता है, Y में। तो अल्फा क्षय में आपको पता ही है 2 परमाणु तो कहाँ कम होते हैं, प्रोटॉन में से, और 4 कहाँ से कम होते हैं, द्रव्यमान संख्या में से। कहाँ से कम होते हैं, द्रव्यमान संख्या में। हमें क्या प्राप्त होता है, 2He4, ये हमें प्राप्त होता है। अब ये प्राप्त होता है, आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो ये समझ में आएगा क्या होगा कि A-4 कैसे किया हम लोगों ने। और अगर फिर भी अगर कोई किसी ने वीडियो ना देखी हो, अभी से स्टार्ट किया, तो बता देता हूँ। ए क्या होता है अपना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में कितने की कमी, P-2। न्यूट्रॉन में कितने की कमी, 2। अल्फा क्षय क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में दोनों में दो इकाई की या परमाणु की क्या होती है, कमी होती है। यही तो अल्फा क्षय होता है।
तो इसमें भी कमी, तो दोनों को खोल देते हैं। तो P प्लस न्यूट्रॉन, तो P प्लस एन को क्या बोलते हैं? A, तो A माइनस 4। समझ गए कैसे हुआ A माइनस 4? अब एक एग्जाम्पल लिख लीजिए नीचे। 226 अल्फा कण इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिए। आप लिखिए इसके बारे में लिखिए, समीकरण 1 के बारे में। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि यदि परमाणु के नाभिक का अल्फा क्षय होता है। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि यदि परमाणु के नाभिक का अल्फा क्षय होता है, क्या होता है? अल्फा क्षय होता है, तो परमाणु के नाभिक में अल्फा क्षय होता है तो परमाणु के नाभिक में 2 इकाई की कमी हो जाती है एवं द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी हो जाती है। अर्थात इस क्षय के कारण प्राप्त नाभिक आवर्त सारणी के स्तंभ में 2 परमाणु क्रमांक पीछे चला जाता है। क्या चला जाता है? पीछे चला जाता है। यह आपका अल्फा क्षय हो गया। अब इसको मिटाइए और लिखिए अल्फा क्षय के गुणधर्म। अब इसके 2-4 गुणधर्म हैं, वो लिखना है। समझने जैसा तो कुछ है नहीं, थ्योरी है, तो बस आप लिखना स्टार्ट कीजिए। क्षय के गुणधर्म। अल्फा क्षय के गुणधर्म लिखिए। अल्फा कण एक उच्च ऊर्जा का कण होता है। अल्फा कण एक उच्च ऊर्जा का कण होता है। लिखिए अल्फा कण एक उच्च ऊर्जा का कण होता है। और नीचे नेक्स्ट लाइन से फिर एरो डाल के लिखिए यूँ। अल्फा कण के द्वारा गैस के अणुओं का आयन में बदला जाता है। लिखिए अल्फा कण के द्वारा गैस के अणुओं को आयनों में बदला जाता है। गैस के जो अणु होते हैं ना, उनको किन में चेंज करते हैं? अल्फा कण अणुओं को आयनों में बदला जाता है। लिखिए अल्फा कण के द्वारा गैस के अणुओं को आयनों में बदला जाता है। अब नेक्स्ट लाइन से एरो डाल के लिखिए। अल्फा कण की ऊर्जा दोनों ही गैस के अणुओं की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अल्फा कण की परास और अल्फा कण की ऊर्जा दोनों ही गैस के अणुओं पर निर्भर करते हैं। दोनों ही गैस के अणुओं पर निर्भर करती है। नेक्स्ट लाइन में डाल के लिखिए अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है। अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है जिसका वेग उच्च होता है। अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है जिसका वेग उच्च होता है। जिसका वेलोसिटी कैसी होती है? उसकी हाई, जिसका वेग उच्च होता है। फिर नेक्स्ट लाइन से डाल के लिखिए अल्फा कणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम विविक्त होते हैं। अल्फा कणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम विविक्त होते हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि परमाणुओं के समान नाभिक में भी विविक्त ऊर्जा स्पेक्ट्रम होते हैं। अल्फा कणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम विविक्त होते हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि परमाणुओं के समान नाभिक में भी विविक्त ऊर्जा स्पेक्ट्रम होते हैं। परमाणुओं के समान नाभिक में भी विविक्त ऊर्जा स्पेक्ट्रम होते हैं। अब नेक्स्ट लाइन से फिर एरो डालिए। लिखिए
जब किसी परमाणु के नाभिक में अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, तो वह उत्तेजित अवस्था में आता है। जब किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो वह उत्तेजित अवस्था में जाता है तथा उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण करते हुए उत्तेजित अवस्था में जाता है। इसके आगे लिखिए तथा उत्तेजित अवस्था से संक्रमण करते हुए मूल अवस्था में तथा के बाद में लिखिए तथा उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण करते हुए विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? संक्रमण करते हुए विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। और ये विकिरण क्या कहलाती है? यह विकिरण गामा विकिरण कहलाती है। यह विकिरण गामा विकिरण कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। तथा यह उच्च ऊर्जा से, यह उत्तेजित अवस्था से, उच्च ऊर्जा से नहीं, तथा यह उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण करते हुए विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। और इन विकिरणों को क्या कहते हैं? और ये विकिरण क्या कहलाती है? गामा विकिरण कहलाती है। 1 2 3 4 5 तो ये 6 या 7 जो भी हैं, इसके गुणधर्म पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि अल्फा क्षय के गुणधर्म लिखिए। ये लो 5 नंबर का पूछ लिया आपको, 5 नंबर। और इसके साथ में कोई न्यूमेरिकल ले लिया, या फिर इससे पहले जैसे अर्धआयु वगैरह ये पढ़े वो पूछ लिया। तो ऐसे है, तो ये भी इम्पोर्टेंट आप पढ़ लेना। इसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक है अल्फा क्षय की प्रास। अल्फा क्षय की प्रास, अल्फा क्षय की प्रास। प्रास कैसी होती है अल्फा क्षय की, देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा ही था गुणधर्म में कि अल्फा क्षय की प्रास और ऊर्जा, अल्फा कण की प्रास और ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गैस के अणुओं पर निर्भर करती है। शायद तीसरा या चौथा गुणधर्म था। लिख लीजिए, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। और इसको दूसरा नाम भी कहते हैं, आपकी बुक में दे रखा है। और इसको दूसरे नाम से बोलते हैं गाइगर नट्टल लॉ। गाइगर नट्टल लॉ। नट्टल लॉ। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गाइगर नट्टल का नियम। गाइगर नट्टल का नियम। तो देखिए अब आप लोग, एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे? अल्फा क्षय की प्रास पूछ ले, अल्फा क्षय की प्रास पूछ ले, या फिर गाइगर नट्टल लॉ के बारे में पूछ ले। तो दोनों एक ही चीज़ है, तो कंफ्यूज ना हो और क्वेश्चन आराम से करें। अब इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GRNL, गाइगर नट्टल लॉ। GRNL। तो अगर GRNL बोले तो कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो लिखिए, एरो डाल के लिखिए नीचे से, नेशनल एक लाइन छोड़ के एरो डाल के लिखिए। GRNL के अनुसार, मैंने बताया था ना अभी, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? GRNL। अकॉर्डिंग टू GRNL के अनुसार अल्फा कणों की प्रास अल्फा कण के श्यांक लैम्डा के समानुपाती होती है। क्या बताया इसने कि GRNL के अनुसार अल्फा कण की प्रास, अल्फा कणों की प्रास
अल्फा कणों के श्रेयांक के समानुपाती होती है। अल्फा कणों के श्रेयांक के समानुपाती होती है, अर्थात लैम्डा के मान में वृद्धि करने पर श्रेयांक आर में भी वृद्धि होती है। लिखिए, अर्थात लैम्डा के मान श्रेयांक में वृद्धि करने पर प्रास आर में भी वृद्धि होती है। लिखिए, अर्थात लैम्डा के मान श्रेयांक में वृद्धि करने पर प्रास आर के मान में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इस नियम का प्रायोगिक मान या प्रायोगिक परिमाण निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं या निम्न प्रकार प्राप्त होता है। इस नियम का प्रायोगिक मान निम्न प्रकार प्राप्त होता है। लिखिए, क्या होता है इसका प्रायोगिक मान? लॉग लैम्डा ए प्लस बी लॉग आर, एल आर लॉग लैम्डा एल एन लैम्डा ए प्लस बी लॉग आर। अब लिखिए, यहाँ ए व बी नियतांक है। लिखिए, नीचे लिखिए इससे, यहाँ ए व बी नियतांक, ए और बी क्या है? कांस्टेंट है दोनों। ए और बी नियतांक है। लैम्डा बराबर श्रेयांक और आर बराबर प्रास। लिखिए ऐसे, लैम्डा बराबर श्रेयांक कॉमा आर बराबर प्रास। रेंज लिख लिया। अब चलते हैं उपरोक्त समीकरण में। इसके नीचे लिखिए, उपरोक्त समीकरण में लिखिए, उपरोक्त समीकरण को GRNL समीकरण कहते हैं। GRNL समीकरण कहते हैं या फिर कहलाती है, जो श्रेयांक लैम्डा तथा प्रास आर में संबंध स्थापित करती है। जो श्रेयांक लैम्डा व प्रास आर में संबंध स्थापित करती है। उसमें देखा ही था, क्या थी वो? लॉग लैम्डा ए प्लस लॉग आर। तो ये क्या है, क्या कह रहा है? इस समीकरण को क्या कहते हैं, या फिर ये समीकरण GRNL इक्वेशन कहलाती है। और यह है समीकरण श्रेयांक लैम्डा व प्रास आर में रिलेशन संबंध स्थापित करती है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब लिखिए आगे, लैम्डा क्षय की विखंडन ऊर्जा। लिखिए, लैम्डा क्षय के लिए विखंडन ऊर्जा। तो इसमें थोड़ा सा लिखिए, फिर इसकी इक्वेशन है वो करते हैं। लिखिए, नाभिक में नाभिकीय बल, नाभिक में लिखिए, नाभिक में नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के मध्य लगता है। न्यूक्लियन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगता है। नाभिक में नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के मध्य लगता है, जिसे प्रोटॉन प्रतिसंतुलन नहीं कर पाता है और नाभिक स्थायित्व के लिए अल्फा कणों को उत्सर्जित करता है। लिखिए, नाभिक में नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के मध्य लगता है, जिसे प्रोटॉन प्रतिसंतुलित नहीं कर पाता है और नाभिकों से अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। और नाभिकों से अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, या नाभिक, दूसरी भाषा में लिखे तो हम दूसरे शब्दों में, नाभिक अल्फा कण उत्सर्जित करते हैं, जिसके लिए विखंडन ऊर्जा निम्न प्रकार निकाल सकते हैं। जिसके लिए विखंडन ऊर्जा निम्न प्रकार निकाल सकते हैं। विखंडन ऊर्जा निकालेंगे। ये कोई पार्टिकल अपना कौन सा, अल्फा, इसमें अल्फा क्षय हुआ। अल्फा क्षय आप लोगों को पता ही है क्या होता है। अब तो ये तो अल्फा क्षय इतनी बार पढ़ लिया, अब तो सोते जागते भी यही दिखता होगा। अल्फा क्षय, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव। फर्स्ट चैप्टर से
फर्स्ट वाला जो चैप्टर है अपना, फर्स्ट सेकंड यानी कि टोटल पूरी यूनिट कहे तो फर्स्ट यूनिट और ये सेकंड यूनिट, जब से दोनों जहाँ से पहला स्टार्ट हुआ है और अभी तक अल्फ़ा शेही पढ़ रहे हैं हम लोग ना। चलो चलते हैं। और साथ में क्या आएगी इस बार हमारे यहाँ क्यू। जैसे ये कोई नाभिक है, नाभिक मतलब ये परमाणु आ गया, ये नाभिक, तो परमाणु को हटा दिया ताकि आप लोगों को बड़ा दिखे, ये नाभिक है। इससे अल्फा कण क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। तो उत्सर्जित हो रहे हैं तो यानी कि यहाँ से कुछ तो कुछ टूट टाट के तो आ ही रहा है ना। तो अगर टूटेगा और यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से क्या होगा, थोड़ा एनर्जी, यहाँ से एनर्जी भी निकलेगी। और वो एनर्जी किसके रूप में निकलेगी, क्यू, यानी कि विखंडन ऊर्जा। जब टूट के अल्फा कण बाहर आएंगे तो साथ में एनर्जी भी आएगी, और एनर्जी किसके रूप में आएगी, क्यू। और क्यू क्या है यहाँ पर लिखिए, ये उतार के नीचे लिखिए, क्यू इक्वल टू विखंडन ऊर्जा, क्यू इक्वल टू विखंडन ऊर्जा। अब इनकी एनर्जी निकालते हैं, और आप लोगों को पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू mc², ये होता है। तो इस वाले परमाणु की एनर्जी देखिए, m निकालिए, मास ऑफ x, c² मास ऑफ y, c² प्लस मास ऑफ हीलियम He और c², और q ऐसा क्या, ऐसा। या He नहीं लिख के इसको क्या बोलते हैं अपन, अल्फा कण बोलते हैं, तो अल्फा लिख देते हैं इसको। हो गया, यहाँ तक उतार लीजिए। मैं मिटा देता हूँ, इक्वेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं कहा एक साथ ही हो जाए, फिर आप लोगों को उतारने में दिक्कत ना हो। mx c² इक्वल टू, वो क्या थी, my c² प्लस m अल्फा c² प्लस q, ये अपनी इक्वेशन थी। अभी यहाँ से q का मान कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। q इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx c² माइनस my c² माइनस m अल्फा c², ये q का मान आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, c देखो तीनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो c को, mx माइनस my प्लस m अल्फा c²। तो क्या किया, c भी कॉमन ले लिया, और इन दोनों में देखो माइनस कॉमन आ रहा है तो इन दोनों का माइनस भी कॉमन ले लिया। जैसे ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस my और माइनस m अल्फा, ठीक है। लिखिए अब यूँ, mx my और m अल्फा यूँ डाल के लिखिए। mx के बारे में लिखिए, mx प्रारंभिक नाभिक का द्रव्यमान, mx इक्वल टू प्रारंभिक नाभिक का द्रव्यमान, my इक्वल टू उत्पाद नाभिक का द्रव्यमान। किसका, ये तो प्रारंभिक नाभिक का द्रव्यमान हो गया, और ये उत्पाद नाभिक का द्रव्यमान, और ये किसका हो गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान। लिखिए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान लिख लिया। अब ये मिटा देता हूँ, आप लोगों ने लिख ही लिया होगा इनके बारे में, ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी ज़्यादा ना हो। लिखिए अब इसके नीचे थोड़ी सी लाइन और है, दो, वो लिखिए। नाभिक के क्षय से विभिन्न प्रकार के या विभिन्न कण उत्सर्जित होते हैं। लिखिए नीचे, नाभिक के क्षय से विभिन्न कण उत्सर्जित होते हैं तथा ऊर्जा Q भी उत्सर्जित होते हैं। नाभिक के क्षय से विभिन्न कण उत्सर्जित होते हैं तथा ऊर्जा Q भी उत्सर्जित होती है, जिसे विखंडन ऊर्जा कहते हैं, जिसे विखंडन ऊर्जा कहते हैं, जिसे विखंडन ऊर्जा कहते हैं। और लिखिए, ऊर्जा Q का मान उत्पाद कण की गतिज ऊर्जा तथा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। लिखिए, नेक्स्ट लाइन से डाल के लिखिए, Q ऊर्जा का मान यानी कि विखंडन ऊर्जा का मान
लिखिए विखंडन ऊर्जा का मान उत्पाद कण की गतिज ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा का मान उत्पाद कण की गतिज ऊर्जा, उत्पाद कण कौन सा था अपना वाई, उत्पाद कण की गतिज ऊर्जा, उत्पाद कण की गतिज ऊर्जा तथा और दूसरा कौन सा था एल्फा कण, एल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ तो दिखेगा नहीं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो उसने क्या कहा उत्पाद की गतिज ऊर्जा, उत्पाद यानी कि वाई, तो लिखिए वाई की 1/2 एम उत्पाद का द्रव्यमान और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी v का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही अल्फा पार्टिकल के लिए एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर, ये हम प्राप्त हो गई। तो इससे लिखिए अब लिखिए अब लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए Q बराबर, पता ही चल गया आपको क्या लिखना है तो डायरेक्ट लिख दीजिए। Q बराबर 1/2 एम वाई वी वाई का स्क्वायर प्लस 1/2 यानी हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर। पता चली गया आप लोगों को ये कहाँ से आई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब नीचे लिखिए समवेग संरक्षण के नियम से, समवेग संरक्षण के नियम से, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लिखिए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो क्या होता है, P बराबर mv होता है हमारे पास, ये तो होता है समवेग। तो इक्वेशन लिखिए, लिखिए ये अपना H है यानी कि अल्फा पार्टिकल। तो समवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद समवेग कैसा रहता है, संरक्षित, यानी कि P = P नॉट चेंज। तो पहले ये देखो यहाँ प्रारंभिक अवस्था में है, तो प्रारंभिक अवस्था में क्या रहता है कि ये यहीं रहता है, तो इसलिए इसका P = क्या हो जाएगा 0, और इसके बाद इसका P निकाल लेंगे mv। P = क्या होता है mv मास ऑफ y प्लस वेलोसिटी ऑफ y प्लस m अल्फा और v अल्फा, ये हो गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब mv का मान निकालेंगे। mv का मान कैसे निकालेगा, सॉरी mv = माइनस एम अल्फा और वी अल्फा, ये आ गया अपने पास एम वाई और वी वाई का। अब वी वाई का मान एम अल्फा वी अल्फा और ये एम वाई हो गया यहाँ तक। तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए आप लोग, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी अपने पास, ये नो, इक्वेशन नंबर 1 थी ये। अब लिखिए समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ये फटाफट उतारिए एक बार, एक उतार लिया। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 से मान 1 में रखेंगे तो देखो क्या होता है, Q बराबर हाफ एम अल्फा वी अल्फा एम वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा और वी अल्फा का स्क्वायर, ये हो गया अपने पास। अब स्क्वायर खोल दीजिए, Q बराबर 1/m वाई, ये माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर m वाई का स्क्वायर प्लस हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। ये एम वाई से ये एम वाई कैंसिल आउट, एक हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास, Q बराबर 1/2
एम अल्फ़ा का स्क्वायर वी अल्फ़ा का स्क्वायर नीचे एम वाई प्लस 1/2 एम अल्फ़ा और वी अल्फ़ा का क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या उधर से, क्या कॉमन आ रहा है देखो एक बार, एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा, एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, हाफ हाफ। चलो एक कॉमन ले लो इधर से, Q बराबर 1/2 एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा का स्क्वायर। अब इधर देखिए क्या बचा, हाफ भी आ गया कॉमन, वी स्क्वायर भी आ गया, ये भी आ गया, तो क्या बचा एम अल्फ़ा और एम वाई अपॉन में प्लस ये तो टोटल पूरा ही कॉमन आ गया, तो ये लो, तो क्या आ गया अपने पास, ये आ गई अपने पास एनर्जी। अब आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर, वो भी किसकी सेम, तो ये किसकी हो गई, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ई अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। देन वी गेट दिस, तो ई अल्फा किसकी एनर्जी हो गई, ई अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो लिखिए अब एम अल्फा एम वाई प्लस 1, लिख लिया। अब नीचे डाल के लिख लीजिए ई अल्फा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब देखिए अपने पास जो होती है, क्या होता है अपने पास, एम अल्फा का मान क्या होगा, मास का मान 4, एम वाई का मान कितना होगा a-4, और ये कैसा होगा देखिए इधर एक बार जल्दी से देखिए, एक्स ए अपॉन जेड, यानी कि ये मास y a-4 और z-2 प्लस 2He4, ये अल्फा पार्टिकल, तो इसका मास कितना हो गया 4, और अपना ये y क्या है एम वाई, मास ऑफ ये y प्रोडक्ट था उसका, तो इसका मास कितना होगा a-4। तो समझ में आ गया ये दोनों कहाँ से लेके आए, मिटाते हैं और आगे करते हैं। अब ये मान यहाँ रखिए, क्या क्या मिलेगा हम लोगों को, Q बराबर ई अल्फ़ा, एम अल्फ़ा कितना है हमारे पास 4 और एम वाई कितना है a-4 प्लस 1। तो यहाँ तक कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरे नंबर मिलेंगे, विखंडन ऊर्जा आ जाएगी। अगर आगे सॉल्व करना चाहो तो फिर आगे सॉल्व कर दो, ई अल्फ़ा ये एलसीएम लेंगे तो a प्लस a-4 4 से 4 कैंसिल आउट, Q बराबर ई अल्फ़ा a-4। इससे आगे और भी सॉल्व करना चाहे तो आप ई अल्फ़ा 1 - a/4, ये आ गई आपकी विखंडन ऊर्जा। नोट करो यहाँ तक। लिख लीजिए विखंडन ऊर्जा, तो ये क्या आ गई आपकी विखंडन ऊर्जा। ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, उतारो फटाफट, मिटा देता हूँ, उतार लिया आप लोगों ने। अब जैसे एग्जाम में पूछ ले आपको कि विखंडन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, अल्फा शय के लिए विखंडन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, Q ज्ञात करना है, फाइंड आउट Q। अगर इसके अलावा वो कह दे कि फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, देन हम क्या करेंगे, सॉरी मैंने क्या कह दिया आप लोगों को, हिंदी में बताता हूँ। इसने कहा कि अगर विखंडन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तब तो आप यहाँ तक कर देंगे, और अगर इसके अलावा वो बोल दे कि अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी ज्ञात कीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या है, ई अल्फा। तो इक्वेशन को इधर लिखते हैं और फिर देखते हैं, ई अल्फा 1 - a/4, ये आपकी हो गई विखंडन ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। अब उसने कहा कि काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, Q बराबर 1 माइनस A/4 इक्वल टू E अल्फा। ये हो गई और अगर इसको ऐसा लिखो तो फिर इसको ऐसे लिख दो, जैसे ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख दो E अल्फा, ये उल्टा हो जाएगा तो 1 माइनस 4/A/Q काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये अल्फा क्या हो गई, 1 माइनस 4/A मल्टीप्लाई में Q विखंडन ऊर्जा। तो ये दोनों तरफ से हो गया क्वेश्चन। अगर आपको पूछे कि विखंडन ऊर्जा ज्ञात करनी है तो आपको Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, Q याद करनी है। और अगर ये कह दे कि अल्फा शय की विखंडन ऊर्जा तथा साथ में उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी ज्ञात करनी है, तो आपको E अल्फा का मान ज्ञात करना है, जो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है, लिखिए बीटा शय, बीटा डीके। और बीटा डीके याद करते ही आ ही गया होगा, आपको नाम लेते पता चल गया होगा बीटा डीके में क्या पढ़ने वाले हैं हम। हेडिंग डालिए बीटा शय। बीटा शय। अब बीटा शय हम लोगों ने पढ़ लिया। बीटा शय कैसी प्रकृति होती है इसकी, नेगेटिव प्रकृति होती है। फिर ये भी दो प्रकार का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। पता ही आप लोगों को, नेगेटिव में तो क्या होता है, बीटा नेगेटिव, यानी कि एक प्रोटॉन जुड़ता है और एक न्यूट्रॉन घटता है। और बीटा पॉजिटिव में क्या होता है, एक प्रोटॉन घटता है और एक न्यूट्रॉन जुड़ता है। ये कंडीशन होती है। ये बीटा डीके के बारे में, यानी कि ये एक नेगेटिव ऋणावेशित प्रकृति का होता है, ये दो प्रकार से होता है। तो ये हेडिंग डालिए और इसके आगे लिखिए वे बेकुरल किरणें, इनके विकिरणों के बारे में बेकुरल नहीं बताया था, तो बेकुरल का ही नाम लेंगे हम लोग। तो लिखिए वे बेकुरल किरणें, लिखिए वे बेकुरल किरणें जो ऋणावेशित कण के रूप में विद्यमान है। वे बेकुरल किरणें जो ऋणावेशित कण के रूप में विद्यमान है, बीटा विकिरण कहलाती है। बीटा विकिरण कहलाती है। यदि किसी अस्थायी नाभिक से बीटा विकिरणों का उत्सर्जन होता है, तो इस प्रकार का क्षय, यदि किसी अस्थायी नाभिक से बीटा विकिरणों का उत्सर्जन होता है, तो इस प्रकार का क्षय बीटा क्षय कहलाता है। तो इस प्रकार का क्षय बीटा क्षय कहलाता है। लिख लिया। अब लिखिए बीटा क्षय दो प्रकार का होता है। बीटा क्षय दो प्रकार का होता है, बीटा नेगेटिव क्षय और बीटा पॉजिटिव क्षय। फर्स्ट हेडिंग डालिए अपनी, लिख लिया बीटा क्षय दो प्रकार का होता है। फर्स्ट बीटा नेगेटिव क्षय और बीटा पॉजिटिव क्षय। फर्स्ट हेडिंग डालिए अपनी बीटा नेगेटिव क्षय। बीटा नेगेटिव क्षय, बीटा नेगेटिव क्षय यानी कि इसमें क्या होता है, बीटा नेगेटिव क्षय पहले बता रखा है आप लोगों को कि जैसे बीटा नेगेटिव यानी कि प्रोटॉन की, एक प्रोटॉन की इसमें वृद्धि होगी और न्यूट्रॉन की क्या होगी, इसमें कमी होगी। तो यही बात हमने को हिंदी में लिखनी है, यानी कि थ्योरी के रूप में लिखनी है। तो आप लोग लिखिए बीटा क्षय। जब किसी नाभिक से उच्च ऊर्जा का ऋणावेशित कण उत्सर्जित होता है, जब किसी नाभिक से उच्च ऊर्जा का ऋणावेशित कण उत्सर्जित होता है, फिर से सुनिए एक बार, जब किसी नाभिक से उच्च ऊर्जा का ऋणावेशित कण उत्सर्जित होता है, तब इस प्रकार के क्षय को बीटा क्षय कहते हैं। तब इस प्रकार के क्षय को बीटा नेगेटिव क्षय कहते हैं। तथा यह ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है। तथा यह ऋणावेशित कण
इलेक्ट्रॉन होता है। व्यापक रूप में यह प्रक्रिया निम्न प्रकार होती है। एरो डाल के लिखिए, व्यापक रूप में यह प्रक्रिया निम्न प्रकार होती है। लिखिए एक बार फिर से सुन लीजिए। जब किसी नाभिक से उच्च ऊर्जा का ऋणावेशित कण उत्सर्जित होता है तो इस प्रकार के क्षय को बीटा क्षय कहते हैं तथा यह ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है। और नीचे एरो डाल के लिखिए, व्यापक रूप में यह अभिक्रिया निम्न प्रकार प्राप्त होती है। तो बीटा क्षय क्या होता है? A माइनस जेड वाई A माइनस जेड। तो नेगेटिव है तो यहाँ क्या होगा? एक प्रोटॉन की क्या होगी? वृद्धि होगी, प्लस E0 माइनस 1। अब देख लीजिए संतुलित है। देखिए प्रोटॉन जेड, प्रोटॉन माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या बचेगा? जेड और A, द्रव्यमान संख्या A, और इधर A प्लस 0 इक्वल टू A। ये उतारिए और लिखिए, अर्थात बीटा क्षय के दौरान परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है जबकि द्रव्यमान संख्या समान रहती है। अतः बीटा क्षय से प्राप्त नाभिक संभारिक नाभिक कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या समान रहती है, अतः बीटा क्षय से प्राप्त नाभिक संभारिक नाभिक कहलाते हैं। हो गया आपका ये क्लियर? अब सेकंड लिखिए, बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव में क्या होता है? हम क्या करते हैं? जेड लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव है तो क्या आएगा? नेगेटिव। और ये अपना क्या हो जाएगा? वाई में। और ये यहाँ क्या आ जाएगा? यही तो करते हैं हम लोग, यही करते हैं अभी तक। तो लिखिए, इसमें थोड़ी सी थ्योरी है वो लिखिए, यही चीज़ लिखनी है जो मैंने आपको समझाई है। जब किसी नाभिक से उच्च ऊर्जा का धनावेशित कण उत्सर्जित होता है तो इस प्रकार के क्षय को बीटा क्षय कहते हैं। तथा वह धनावेशित कण पॉजिट्रॉन कहलाता है। एरो डाल के लिखिए, व्यापक रूप में यह अभिक्रिया निम्न प्रकार है। कैसे है निम्न प्रकार? देखते हैं। बीटा पॉजिटिव से सेकेंड रीडिंग थी अपनी। ये अपना एक्स पार्टिकल, ये A है और ये Z है, वाई A और ये आ गया अपना Z। ठीक है। अब यहाँ क्या है? पॉजिटिव, तो यह क्या साइन आएगा? नेगेटिव। और द्रव्यमान संख्या परिवर्तित नहीं होगी। और साथ में क्या आएगा अपना? E0 प्लस 1। क्या है? पॉजिट्रॉन। अब इसमें क्या हो रहा है? प्रोटॉन में 1 की कमी हो रही है और द्रव्यमान संख्या समान है। तो लिखिए, अर्थात बीटा क्षय के पश्चात नाभिक में 1 परमाणु क्रमांक की कमी हो जाती है। जबकि द्रव्यमान संख्या समान रहती है। द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं है, A। लेकिन परमाणु क्रमांक यहाँ Z था, यहाँ हो गया Z माइनस 1। तो प्रोटॉन में कितनी आ गई कमी? 1। तो परमाणु क्रमांक की तो होता है प्रोटॉन संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू परमाणु क्रमांक। लिखिए नेक्स्ट एरो डाल के, बीटा क्षय के दौरान प्राप्त होने वाले नाभिक संभारिक नाभिक कहलाते हैं। क्योंकि उनकी द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? समान होती है। लिखिए अब तीसरा जो बच्चा है बीटा पॉजिटिव से के बाद में इलेक्ट्रॉन परग्रहण। लिखिए, इलेक्ट्रॉन परग्रहण में कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को नाभिक परग्रहित कर लेता है। इलेक्ट्रॉन परग्रहण में कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को नाभिक परग्रहित कर लेता है। यानी कि क्या करता है? कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक उसको अपनी ओर
आकर्षित कर लेते हैं। E0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, y a z माइनस 1। लिखिए फॉर एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल, प्रोटॉन, लिखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, वो भी देख लीजिए। ये मिटा देता हूँ, ये प्रोटॉन अपना, और ये क्या है, कोई कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन इसको ग्रहण करेगा तो किस में चला जाएगा, न्यूट्रॉन में। समझ गए आपको? तो ये आपका बीटा शेयर कंप्लीट हो गया, बीटा शेयर कंप्लीट हो गया। तो आगे फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं और आगे हम क्या पढ़ेंगे, अल्फा शेक का सिद्धांत वगैरह ये जो है वो पढ़ेंगे। कार्बन डेटिंग कोशिश करेंगे कि अगली जो क्लास होगी इसमें जो आपकी ये रेडियो एक्टिविटी है ना, रेडियो एक्टिविटी ये ख़त्म कर दें, ये वाला चैप्टर ख़त्म कर दें, और फिर अगली 2-3 क्लास में आपके सेकेंड यूनिट में ख़त्म कर दें और आपका हाफ कोर्स कंप्लीट करवा दें। ठीक है? अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।